कानपुर को आजाद कराने के लिए, तात्या टोपे बरेली को आजाद कराने के लिए लड़े, बेगम हजरत महल लखनऊ को आजाद कराने के लिए लड़े, कुंवर सिंह बिहार को आजाद कराने के लिए लड़े। अगर ये सब लोग एकजुट उस समय हो गए होते, सबकी सेना एक साथ मिल गई होती और सब लोग एक साथ होकर के अंग्रेजों का विरोध किए होते, तो संभवतः 1947 के बजाय 1857 में भारत आजाद हो गया होता। अंग्रेजों को समय मिलता गया, लोगों में राष्ट्र प्रेम नहीं था, लोगों में एकता की भावना नहीं थी, अपना दिखता था। कह यार गुलाम है तो रहने तो, झांसी तो कम से कम आजाद हो जाए। हजरत महल को लगता था कि झांसी गुलाम है तो गुलाम रहने तो अवध प्रांत तो मेरा आजाद हो जाए, नाना साहब को लगता था कानपुर आजाद हो जाए। तो ये दर्शाता है कि लोगों में एकता का भाव नहीं था, इन लोगों को राष्ट्र के प्रति एक प्रेम नहीं था कि हमारा संपूर्ण राष्ट्र आजाद हो, इस तरह की भावना नहीं थी। अपने अपने राज्य को आजाद कराने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और उन लोगों को मौका मिल गया, अंग्रेजों को 1 by 1 करके एक एक करके विद्रोह को दबाते गए और उनका साम्राज्य कायम रहा, बना। फिर बाद में आकर के 1916-17 में गांधी का पदार्पण होता है। भारत गांधी आते हैं 1916-17 में साउथ अफ्रीका को आजाद कराने के बाद। साउथ अफ्रीका को अभी गांधी साउथ अफ्रीका को आजाद कराने नहीं आते हैं, और भारत को आजाद कराने क्यों आते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। साउथ अफ्रीका में गोरे और काले का भेद किया जाता था। इस सारी घटना आप लोग भी जानते होंगे। और गांधी के साथ ये जो घटना गोरे काले का होता है, जो ट्रेन से निकाल करके फेंकने की बात आती है कि फर्स्ट क्लास के टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे थे, उनको अंग्रेजों ने कहा कि आप डिब्बे से उतर जाओ, तुम काले आदमियों के लिए फर्स्ट क्लास की यात्रा नहीं है। इन्होंने कहा मैं मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, मैं बैठूंगा। इस पे विरोध हुआ, एक डंडे से मारा गया, नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन रोकी गई। अंग्रेजों का साम्राज्य था, हर देशों में अंग्रेजों का शासन था। रेलवे पुलिस आई और गांधी को डंडे से मार करके और डब्बे से उतारा गया। वहीं गांधी के अंदर जो है मन में अपने बेइज्जती का लीजिए या अपमान का लीजिए, उस अपमान के कारण अंग्रेजों के मन प्रति उनके मन में एक विद्रोह की आग जगी और वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सबसे पहला आंदोलन साउथ अफ्रीका में किया और साउथ अफ्रीका में उनका आंदोलन सफल रहा। साउथ अफ्रीका के लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोग गांधी के नेतृत्व में उस आंदोलन को गति दिए, गांधी को नेता माने और उनके अगुवाई में वो लड़ाई लड़े और साउथ अफ्रीका आजाद हुआ। और जब साउथ अफ्रीका आजाद होता है तब गांधी को ऐसा लगता है कि यार मैं एक विदेशी व्यक्ति, भारत का रहने वाला, और साउथ अफ्रीका में आकर के लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों से दक्षिण अफ्रीका को आजाद करा सकता हूं, तो भारत मेरी भूमि है, भारत मेरी जन्मभूमि है, भारत मेरा देश है। मुझे भारत जाकर के भारत के लोगों को एकजुट करना होगा और भारत के लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना होगा, तब जाकर के भारत आजाद होगा। और 1916-17 में गांधी भारत आते हैं और पहला उनका आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 है ना, 16-17 है। 1917 में गांधी चंपारण सत्याग्रह करते हैं और रघुपति राघव, राजा राम, पति न पावन, सीताराम, ईश्वर अल्लाह, तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरह के नारे देते हैं, भजन करते हैं, गुरुद्वारे में बैठते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं, मंदिरों में बैठते हैं, हिंदू मुसलमान और ईसाई को एक साथ जोड़ने का काम गांधी करते हैं। और जब गांधी को लोग कहते हैं कि अहिंसावादी थे, गांधी शांति दूत थे, गांधी हथियार उठाना नहीं चाहते थे, गांधी अहिंसा के बल पे भारत को आजाद कराया। आप भी सुनते हो, आप भी पढ़ते हो, कांग्रेसियों द्वारा रोज खाए जाते हैं, टीवी पे आप सुनते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रवीश पांडे कहता हूं कि गांधी हिंसक थे, गांधी हिंसक था लेकिन मौके की तलाश थी। गांधी 1917 में जब भारत आते हैं तो सबसे पहले भारत भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण के दौरान आप ये भी सुने होंगे कि गांधी चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, तो चौरी चौरा भी आए थे। गांधी इसी सलेमपुर से होकर गुजरे थे। सलेमपुर रेलवे स्टेशन पे गांधी को सलेमपुर के लोगों ने स्वागत भी किया था। गांधी ट्रेन से उतरे भी हैं सलेमपुर में, उनकी जो आत्मकथा है उसमें पढ़ेगा तो मिलेगा कई जगहों पे। तो गांधी पूरा भारत भ्रमण किए, गांधी ने लोगों को एकजुट करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में जोड़ने का काम किया, सबको एक संदेश देने का काम किया कि भारत पहले है, उसके बाद हम हिंदू हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम ईसाई हैं। धर्म हमारा बाद में है, धर्म बाद में है, जाति बाद में है, क्षेत्र बाद में है, भाषा बाद में है, पहले हमारा देश है। राष्ट्र प्रेम की भावना उन्होंने जगाने का काम किया। और वो जानते थे कि 1857 की क्रांति जब लोगों के पास हथियार थे, झांसी की रानी के पास सेना थी, बड़ी फौज थी, नाना साहब के पास फौज थी, कुंवर सिंह के पास फौज थी, तात्या टोपे के पास अपनी सेना थी, बरेली के बेगम हजरत महल के पास अपनी सेना थी, इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने उसका विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनके पास अपनी सेना थी।
लेकिन उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास इतनी बड़ी फौज थी, इतनी बड़ी सेना थी, उसके बाद भी 1857 में ये लोग हार गए। आखिर कारण क्या था? उन्होंने कारण पाया कि इनके पास सबसे बड़ी कमी थी कि लोगों में एकता का भाव नहीं था। दूसरा चीज उन्होंने पाया कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी। तीसरा चीज उन्होंने पाया कि अंग्रेजों के साथ विद्रोह करने के लिए अगर हम सशस्त्र विद्रोह करते हैं, हथियार की लड़ाई लड़ते हैं, तो अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार है, हमारे पास कोई भाला, धनुष, फरसा से कब तक लड़ाई करेंगे? और तोप चलाते थे, गोला बरसाते थे। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया है। आप पढ़े नहीं कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में पहली बार तोपों का प्रयोग कर दिया गया था। ये बात कब की है? 1916 की। यानी 400 पहले, 400 वर्ष पहले जब भारत में तोपों का प्रयोग हो चुका था, किया जा रहा था, उस समय भारत के लोगों के पास तोप नहीं थे, भारत के लोगों के पास बम गोले नहीं थे। भारत के लोग भाला से, फरसा से, धनुष मार से कितना लड़ेंगे? हमारे पास हथियार नहीं थे। इसलिए गांधी ने अहिंसा का सहारा लिया और कोई कारण नहीं था। गांधी ने इसलिए अहिंसा का सहारा लिया कि अगर हम सशस्त्र विद्रोह करते हैं तो एक को मारेगा, वो हमको मार देगा, एक को नहीं हम 10 को मारेंगे। यही कर सकते हैं। जब हमारे सिस्टम में 6 गोली चंद्रशेखर आजाद करे तो उन्होंने 5 सिपाहियों को मार दिया, 6वीं गोली पर पट्टी पे लगा कर अपने खुद को मार दिया, क्योंकि जानते थे कि 7वीं गोली आएगी नहीं, या 7वीं गोली हमारे सीने में होगी, वो गोली अंग्रेजों की होगी। और उनका व्रत था, उन्होंने प्रतिज्ञा दी कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। उन्होंने पहले ही कसम खा लिया था चंद्रशेखर आजाद ने कि मैं अंग्रेजी दुश्मन की गोली से मैं नहीं मरूंगा तो नहीं मरूंगा। तो उनकी पिस्तौल में जितनी गोली थी सब चला दिया। अंतिम गोली जब बची तो उन्होंने सोचा अगर इस गोली को फायर कर देता हूं तो एक सिपाही और मर जाएगा, अंग्रेज सिपाही, उसके बाद मैं निहत्था हो जाऊंगा, अंग्रेज सैनिकों की गोली मेरे सीने को चीर जाएगी। तो उन्होंने अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर लगाकर फायर कर दिया और मर गए। तो गांधी इस बात को जानते थे कि हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं है, हम अंग्रेजों की लड़ाई हथियार से नहीं लड़ सकते हैं। इन लोग इसलिए उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया। और वही गांधी 1917 में अहिंसा का सहारा लेता है, और वही गांधी 1942 में 1942 में बंबई से 8 अगस्त 1942 को मुंबई से वही गांधी नारा देता है, करो या मरो, डू और डाई। इससे बड़ा हिंसा क्या हो सकता है? करो या मरो, यह सबसे बड़ा हिंसा वाला वाक्य है। आपके लिए अगर ऐसे कंडीशन बन जाए, या तो मार डालो या तो मर जाओ, बस यही दो कंडीशन था। गांधी ने 1942 में 8 अगस्त को बंबई से जो नारा भारत के लोगों को दिया, डू और डाई, करो या मरो, यह क्या था? या तो खुद मार डालो या तो खुद को दुश्मन के हाथ में मर जाओ, या तो दुश्मन को मार डालो या तो दुश्मन से मर जाओ। तो इससे बड़ा हिंसा क्या हो सकता है? लेकिन ऐसा कब किया गांधी ने? 1942 में। 1917 से 1942 तक बीच में 30 साल 35 साल का समय लगा है। 17 3 20 40 23 2 25 साल का टाइम लगता है। 25 साल लगा इस तरह का कंडीशन तैयार करने में, भारत के लोगों को एकजुट करने में। और 1942 में जब गांधी को लगा कि भारत के बच्चे में, किसान में, नौजवान में, छात्रों में, शिक्षकों में, अभिभावकों में, वकीलों में, हर आदमी में, मजदूरों में, नौकरी पेशा करने वाले लोगों में अब अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वाला भड़काई जा चुकी है। अब हर आदमी चाहता है कि भारत आजाद हो जाए, अंग्रेज भारत छोड़ करके भाग जाए। तब 1942 में वही गांधी नारा देता है, करो या मरो, करो या मरो। इससे बड़ा हिंसा क्या हो सकता है? हम कहते हैं गांधी अहिंसक थे। गांधी अहिंसा का सहारा इसलिए लिया क्योंकि उस समय हमारी परिस्थिति ऐसी थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। इसलिए गांधी ने अहिंसा का सहारा लिया। उस समय आने पर गांधी ने हिंसक बना और कहा कि करो या मरो का नारा देकर के सबसे बड़ा हिंसा का संदेश उन्होंने गांधी 1942 नाटक को दिया। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, बोला जाएगा तो लंबा लगेगा, उनको भी समय है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी को बधाई देते हुए और अपेक्षा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का परिचायक बनते हुए अपने शिक्षकों के प्रति जीवन पर्यंत आदर भाव, सम्मान का भाव एक रखेंगे। हमेशा अपने शिक्षकों के प्रति एक सम्मान का भाव रहेगा, एक आदर भाव रहेगा। और आपके शैक्षणिक जीवन में कहीं भी कठिनाई आती है, किसी भी तरह की परेशानी आती है और आपको लगता है कि रमेश पांडे सर से हम कुछ सहयोग पा सकते हैं, आलोक सर से हम कुछ सहयोग पा सकते हैं, तो निश्चित रूप से बेहिचक कभी भी आप हम सभी को याद करेंगे। जहां तक संभव होगा आपकी परेशानी को दूर करने का
कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा और आप सभी के मंगल जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।